Good morning to all. Welcome to the lecture 3 of the Unit 2 Periodic Properties of FYBSc US01 CCHE 21 General Chemistry 1. In the last lecture we will discuss about the period, columns, about the periodic table, how it is made, and about some factors like shielding effect, screening effect, and its rules and its sums. Now we will talking about the other properties which is belong to the periodic table, like ionization energy, electronegativity, electron affinity, and all that stuff. ठीक है, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सिर्फ पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे, किस तरीके से सेट किया गया है उसके बारे में, उसके से कि वो एलिमेंट्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज मैच करते, वो सब के बारे में पढ़ा है. अब पीरियोडिक टेबल से हमें और क्या इंफॉर्मेशंस मिलती है और क्या प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशंस मिलती है उसके बारे में पढ़ते हैं. तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एनर्जी. अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the valence shell of the isolated gaseous atom of the element to convert the atom into a gaseous cation is called ionization energy. सिंपल अगर वर्ड्स में कहूँ तो जो अगर एक एटम लेती हूँ और एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसमें मैं थोड़ा एनर्जी डालती हूँ और वो एनर्जी की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल दे और वो जो एटम है उसे कैटाइन के फॉर्म में ला दे, गैसियस फॉर्म में ला दे. दैट मीन्स वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी है. वहाँ पे आयोनाइजेशन मैंने एनर्जी अप्लाई किया जिसकी वजह से मेरा एक मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर वो मेटल प्लस कैटाइन फॉर्म में आ गया. इन शॉर्ट ऐसा कहूँ तो इन क्या है कि आप एक मेटल को गैसियस फॉर्म में ला दो, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. क्लियर हो गया? तो इसके अंदर जो एनर्जी हम अप्लाई करते हैं दैट पर्टिकुलर एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. तो जो मेटल है उसके अंदर मैंने एनर्जी डाल दिया, प्लस एनर्जी दैट गिव्स M प्लस दैट मीन्स कैटाइन फॉर्म ऑफ मेटल एंड विच रिलीज वन इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है. यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर कर रहा है कि एक आयोनाइजेशन एनर्जी जो मैं डाल रही हूँ वो मेटल एटम के अंदर, तो वो क्या होता है? दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि वो अपने अंदर एनर्जी लेके किसी एक को बाहर निकाल दे. दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक नहीं. यहाँ पे एंडोथर्मिक का मतलब द हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द एटम, तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पर. Since ionization energy is the energy required, it is represented with the positive sign. जब भी आप ionization energy का बारे में बताओगे तो आप हमेशा positive sign, plus sign के साथ बताओगे. The removal of an electron from the gaseous atom is an endothermic process since it requires energy. अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन को निकालना है और उसे गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है तो आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस से होता है और वो एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन वैल्यू एनर्जी IE का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी. IE वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरीज पर मोल और किलो जूल्स पर मोल. दिस एनर्जी यूनिट्स आर रिलेटेड एज 1 eV, that is electron volt per atom, gives 96.4705 kilojoule per mole is equal to 23.06 kilocalorie per mole. इसका मतलब ये है कि जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी, जितना भी मैं एनर्जी डालूंगी उसका एक पर्टिकुलर यूनिट होता है. तो वो यूनिट में 3 टाइप से बता सकती हूँ. एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, दूसरा किलो कैलोरीज पर एटम पर मोल और तीसरा है किलो जूल पर मोल. अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी डाल रही हूँ तो उसका मतलब है कि वो 96.47 किलो जूल पर मोल होगा, और अगर 96.47 किलो जूल पर मोल होगा तो 23.06 किलो कैलोरी पर मोल होगा.
तो ये क्लियर हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी ये है कि जो कम एनर्जी को मैं आप मिनिमम एनर्जी डाल दो और उस मिनिमम एनर्जी में आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और वो गैसियस फॉर्म में चला जाए वो मेटल, दैट इज कॉल्ड एन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा। अब उसके अंदर और डिटेल में जाते हैं। अब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। अब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि आप एक बार आपने एनर्जी डाल दी, एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल, दूसरी बार एनर्जी डाल दिया, दूसरी बार 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए टोटल। अगर दूसरी बार भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो टोटल कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तीसरी बार भी आप एनर्जी डालते हो तो उसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकले गया, तो मैं टोटल करूंगी तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलते। उसी तरीके से जो मैं एक ही एटम के अंदर बार बार एक से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी डालती हूँ उसे कहती हूँ मैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। उसे मैं आई ही मैं उसे डिनोट करूंगी। नोटेशन उसका हमेशा आई ही रहेगा। IE डिफाइंड बाय द इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 कौन सा है, दिस इज द इक्वेशन 1 इज कॉल्ड एन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मेरा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, दैट मीन्स IE1। 1 का मतलब है मैं एक पहली बार आयोनाइजेशन एनर्जी एक मेटल में डाल रही हूँ। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, वहां से मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगी। अब IE2 में क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज M प्लस में पहले मैंने रिएक्शन दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले मैंने रिएक्शन किया तो यहाँ पे M प्लस हुआ। अब दूसरी बार मैं M प्लस प्लस एनर्जी करूंगी तो M प्लस 2 मिलेगा, क्योंकि मेरा एक और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उस तरीके से तीसरी बार मैं एनर्जी डालूंगी, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, टोटल मेरा निकलेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। उस तरीके से जो बार बार एक ही मेटल पे मैं 2-3 बार आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करती हूँ, दैट इज कॉल्ड एन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। उसे मैं डिनोट कैसे करूंगी, IE का मतलब होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके नीचे 1 में बिलो में 2, जैसे किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है 1 2 3। अगर दिखाया रहे तो मतलब मैंने एक बार डाला, दूसरी बार डाला और तीसरी बार आयोनाइजेशन एनर्जी डाला। दिस वे इट कैन बी डिफाइंड एज। अब उसे मैं अच्छे से कैसे बताऊंगी, रिएक्शन देखते हैं उसके लिए। यहाँ पे देखो मेटल के अंदर मैंने एनर्जी डाल दी, M प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, दैट इज IE1 हुआ। अब यहाँ पे जो M प्लस मिला उसके अंदर मैं वापस से एनर्जी डालूंगी तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो M प्लस 2 होगा। तो ये मेरा क्या हुआ, टोटल IE2, दैट इज अगर मैं एनर्जी फाइंड करूँ तो IE2 M प्लस 2 जो यहाँ पे जो मुझे मिला कैटाइन फॉर्म में, उसको अंदर मैं वापस से IE डालती हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करती हूँ, दैट मीन्स M plus 3, that is also gives an third टाइप ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और वी कैन से सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे एक ही मेटल के अंदर बार बार एनर्जी डाल रहे हो तो IE1 IE2 IE3 ऐसे चलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड ए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव मतलब असेंडिंग, जो बढ़ता रहता है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द न्यूट्रल गैसियस एटम, एक ही गैसियस एटम का आप बार बार एनर्जी डालो, दैट इज कॉल्ड एन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द न्यूट्रल गैसियस एटम। It has been observed that for a given metal, the magnitude successive ionization energy are increasing order. अगर मैं एक मेटल पे पहला जो मेटल जो आपका मेन मेटल है उस पे आप एक या दूसरी बार और तीसरी बार आयोनाइजेशन एनर्जी तो जो मेन मेटल के ऊपर रखकर मैं बाकी सारे आयोनाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा IE1 जो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 1, उसके अंदर सबसे कम एनर्जी अप्लाई हुआ, दूसरे में उससे ज्यादा एनर्जी अप्लाई हुआ, तीसरे में उससे ज्यादा एनर्जी। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर या फिर मैं कहूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं इसे दिखा सकती हूँ। Thus, the successive ionization energy is always greater than the preceding one. जब भी आप successive ionization energy करें तो जैसे जैसे आप ionization energy बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी energy level भी बढ़ता जाएगा। The above order of successive ionization energy can be explained as follows.
अब यहाँ पे किस तरीके से ये बढ़ता है इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन। तो पहला कौन सा है, एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन साइज ऑफ एटम और कैटन। अगर मैं कोई एटम एक मेटल के अंदर में आयनाइजेशन एनर्जी डालती हूँ तो पहले मुझे ये देखना पड़ता है कि वो एटम का साइज क्या है। अगर वो एटम कैटाइन फॉर्म में आ गया तो उस कैटाइन का फॉर्म क्या है, साइज क्या है, वो देखना पड़ता है। तो उसके डिटेल में देखते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे जैसे मैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ाती जाती हूँ वैसे वैसे एटम का साइज घटता जाएगा या फिर कैटाइन का साइज घटता जाएगा। ये ऑब्वियस केस है क्योंकि आप जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वैसे वैसे आपका उसका साइज घटता जाएगा, फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इज बीन रिमूव्ड। हाँ, जैसे मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो उसका साइज घटता जाएगा। Since the size of the m plus 2 m+3 decreases in the order, the successive energy increases in the order। जैसे जैसे आप मेटल के अंदर का एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वैसे वैसे उसका साइज घटता जाएगा। जैसे जितना साइज घटेगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा। अब ये साइज घटने से आयनाइजेशन एनर्जी का क्या लेना देना है, जैसे इसके बारे में देखते हैं कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसमें से आउटर शेल में जो होगा वो आराम से निकल जाएगा। जैसे जैसे वो शेल न्यूक्लियस के पास आता जाएगा उसके अंदर एनर्जी बढ़ेगी तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है जैसे जैसे में साइज घटती जाएगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा। Explanation, second is explanation based on the effective nuclear charge experienced by the electron to be removed। अब किस तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक्सपीरियंस किया जाएगा हर एक इलेक्ट्रॉन को जब वो रिमूव होता है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज बेस्ड ऑन रिमूविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। So the effective nuclear charge ZEFF increases as the electron is removed from the gaseous atom or gaseous cation. For example, the value of ZEFF experienced by 2p1 electron in nitrogen which is electronic configuration is 2s2 2p2 and n+2 is a 2s2 2p1 are in the increasing order, and nitrogen is 3.9, n plus is 4.25, n plus 2 4.60. With the help of the increased value of ZEF from n to n plus n to n plus 2, the value of the successive ionization energy also increases। इन शॉर्ट ये इसमें क्या कह रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे। जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। वो किस तरीके से उसके बारे में देखते हैं कि द वैल्यू अगर मैंने नाइट्रोजन लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p2। अब उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बनता है 2s2 2p1। उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो 2s2 बचता है। तो अगर मैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालती जाऊंगी वैसे वैसे वो साइज घटता जाएगा। जैसे जैसे साइज घटता जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर से निकालने उसका अगर वैल्यू मैं निकालूंगी तो वो इंक्रीज होगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे कहा गया है जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो वैसे वैसे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं देखूँ लिथियम का भी यही हाल है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला Li plus, that is lithium plus ion, that gives a 520.3 किलो जूल पर मोल। अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालती हूँ तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी है 7298.1 किलो जूल पर मोल। अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालती हूँ तो उसका हालत ये है कि 11,814.9 किलो जूल पर मोल। तो इसके हिसाब से ये हुआ जैसे जैसे मैं आयनाइजेशन बढ़ाती जाऊंगी उसका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। सिंस द कांस्टेंट न्यूक्लियर चार्ज एक्ट ऑन सक्सेसिव डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, it result in successive reduction in the
the electronic repulsion and increase in the average nuclear attraction. So the electron cloud remain on the cation becomes more compact and more strongly bound. Thus, for the removal of successive energy energy is required. Thus, the successive energy is always higher than the preceding one. ये क्या कहना चाहता है कि जब आप कांस्टेंट न्यूक्लियर चार्ज किसी मेटल पर अप्लाई करते हो तो उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है. जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा तो उसके अंदर जो रिपल्शन फोर्स होता है वो घटेगा और आपका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा. जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा जो आपका कैटाइन का जो साइज है वो कम होता जाएगा. जैसे कम होता जाएगा वो उतना ही कॉम्पैक्ट और स्ट्रांगली बॉन्ड होगा. जैसे स्ट्रांगली बॉन्ड होगा तो और ज़्यादा एनर्जी आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. इसलिए यहाँ पे कहा गया है जैसे जैसे आप आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ाओगे तो उस वैसे वैसे आप अगर मैं आयनाइजेशन 1 से कंपेयर करूँगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4 तो 4 के एनर्जी वैल्यू सबसे ज़्यादा है 1 से, क्योंकि 4 तक आते आते उसका साइज घट जाएगा, उसके अंदर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, रिपल्शन घट जाएगा और इसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में मुश्किल ही होगी. एंड दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी 4 वाला जो हिस्सा होगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज किया जाएगा. तो ये बात क्लियर हो गई कि किस तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर मैं ये कह सकती हूँ कि सक्सेसिव न्यूक्लियर आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा हायर होता है प्रीसीडिंग 1 से. पहले आयोनाइजेशन 1 से कंपेयर में आयोनाइजेशन 2 का एनर्जी ज़्यादा होता है. उसका मतलब ये हुआ. अब कौन कौन से फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या कह सकते हो इफ़ेक्ट करते हैं कि ये फैक्टर्स है इसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, ये फैक्टर है इसकी वजह से डिक्रीज. तो वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी में ऊपर नीचे हो रहा है उसके बारे में हम देखते हैं. तो पहला आता है न्यूक्लियर चार्ज. For the species having the different charge, the force of attraction between the nucleus and outermost valence electron increases with the increasing nuclear charge. Hence, more energy is required to remove the outermost valence shell electron from the atom. With the increased nuclear charge of ionization, energy increases. पहली चीज़ होती है न्यूक्लियर चार्ज. अगर कोई भी स्पीसीज़ को आप देखें तो उसके अंदर अलग अलग चार्जेस होते हैं. हर एक स्पीसीज़ में अलग अलग न्यूक्लियर चार्ज होता है. तो ये न्यूक्लियर चार्ज अलग होने की वजह से आपका न्यूक्लियस और आपका उस एटम का आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी बताया जाएगा. अलग अलग चार्ज की वजह से उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका एक वैल्यू होता है, उसका अलग से वैल्यू होता है. तब जब आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आपको जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी. तो इन शॉर्ट ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज की एनर्जी जैसे मैं बढ़ाऊंगी आयनाइजेशन एनर्जी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के अंदर अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन बढ़ा देती हूँ तो उसके अंदर की जो अट्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन जैसे बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी. तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li दैट इज लिथियम प्लस आयन इज 1s2. 1s2 है आयनाइजेशन ऑफ लिथियम प्लस दैट इज कैटाइन. उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है. तो उसमें क्या होता है कि ionization energy of lithium plus is 7298.1 kilojoule per mole और हीलियम का होता है 2372.3 किलोजूल पर मोल. बोथ अगर
बोथ स्पीसीज हैव डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, दोनों के पास न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोथ द स्पीसीज इज द सेम। अगर मैं लिथियम प्लस की बात करती हूँ और हीलियम की बात करती हूँ तो दोनों के पास क्या होता है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर दोनों के पास न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है। Due to the greater nuclear charge of Li+2 ion, the force of attraction between the nucleus and outermost electron cloud increases, and the value of the ionization energy also increases, and ionization of Li+ is greater than that of the helium. ये एक सवाल आता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालती हूँ, अगर लिथियम में से, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, उसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो उसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालती हूँ तो उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं ऊपर से देखूँ, कैजुअली बोलूँ, तो लिथियम और हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उन दोनों की एनर्जी लेवल भी सेम होनी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि लिथियम के अगर मैं न्यूक्लियस की बात करती हूँ तो न्यूक्लियस में तो +3 न्यूट्रॉन्स है ही, +3 न्यूट्रॉन्स भी है, +3 उनका प्रोटॉन्स भी है, वो उसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं लिथियम प्लस फॉर्म में भी ला दूँ और उसका इलेक्ट्रॉन्स भले ही 2 हो, मगर उसका जो न्यूक्लियर चार्ज और उसका आउटर मोस्ट शेल का जो बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की भी कोशिश करूँ लिथियम के अंदर, तब मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स 2 है, अगर 2 है उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना पास होगा न्यूक्लियस के पास। अगर मैं उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो उसके अंदर मुझे कितना एनर्जी डालना पड़ेगा, डबल ऑफ द एनर्जी डालना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा है भले आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, भले लिथियम प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू द हीलियम एटम के बराबर हो, मगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात जब करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज देखा जाता है। तो लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अगर कंपेयर करूँ हीलियम एटम के साथ तो लिथियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है हीलियम एटम के साथ। तो ये बात क्लियर हो गई, व्हाट इज ए न्यूक्लियर चार्ज। अब साइज ऑफ द एटम और आयन, हमने पहले भी बात किया था, greater the size of atom or ion, more far is the outermost valence shell electron from the nucleus. Hence, lesser is the force of attraction between the nucleus and outermost valence shell electron, and lesser the amount of energy will be required to remove the outermost valence shell electron. अब इसका मतलब ये है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो उसका जो आखिरी कक्षा या आउटरमोस्ट वैलेंस शेल है वो बहुत दूर होगा न्यूक्लियस से। जितना दूर होगा उतना उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसका मतलब है अगर मैं उसके बाहरी कक्षे में से मैं कोई इलेक्ट्रॉन निकालती हूँ तो उसके अंदर सबसे कम एनर्जी यूज़ होगा, क्योंकि वो अट्रैक्टिव उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा नहीं उस शेल को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। इसलिए वो आराम से मैं थोड़ा अमाउंट में, लेसर अमाउंट में अगर मैं एनर्जी डाल दूँ तो मैं उसके इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत इजी हो जाएगा। एंड दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है जितना ज़्यादा साइज हो उतना कम एनर्जी, मतलब ग्रेटर द साइज ऑफ एटम लोअर द आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना बड़ा साइज उतना कम एनर्जी। Lesser will be the ionization energy of atom or ions, thus the magnitude of ionization energy of an atom or ion is inversely proportional to its size. Thus the size of the atom or ion is, अगर मैं ये कहूँ कि पर्टिकुलर एटम की बात करती हूँ और पर्टिकुलर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करती हूँ तो ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे जैसे आप साइज़ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। मगर मैं अगर ये बात कहूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज, तो वो सही है, क्योंकि ऑपोजिट हो रहा है ना कि साइज़, अगर मेटल का साइज़
बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है, और एटॉमिक साइज ऑफ द मेटल घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं मेटल और उस मेटल प्लस और मेटल प्लस 2 का, यहाँ पे देखो मेटल, मेटल प्लस और मेटल प्लस 2 का साइज को मैं घटाती हूँ तो उसके कंपेयर में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। I3 पे और M+2 पे ये एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि अगर साइज बढ़ी आयनाइजेशन घटी, अगर साइज छोटी आयनाइजेशन बढ़ी। तो ये चीज़ सिंपल हो गई। अब बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहली चीज़ क्या है, वो जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 1s2, 2s2, 3s2 ऐसे लिखते हो ना, तो जो 1s2 में से जो 1 जो होता है दैट इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर जनरल भाषा में कहूँ कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वांटम नंबर क्या है तो कंफ्यूज मत हो जाना। द 1, द 2 पार्ट दैट इज़ कॉल्ड एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज़ ns2, np2, np6 जो भी है दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। The principal quantum number determines the distance of electron from the nucleus। हाँ, ये बात सही है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1s2 है, 2s2 है, तो मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि न्यूक्लियस से कितना दूर है मेरा आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितना दूर होगा उससे मैं आयनाइजेशन एनर्जी के क्या कह सकती हूँ, अनुमान लगा सकती हूँ। As the value of the principal quantum number increases, the distance of an electron from the nucleus increases। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा द हेंस द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट वैलेंस शेल डिक्रीजेस। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन वो घटेगा, जैसे घटेगा आयनाइजेशन एनर्जी भी घट जाएगी, और जैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, जैसे साइज में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा दो आयनाइजेशन घट जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, अगर मैं मैग्नीशियम एटम लेती हूँ तो उसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 3s2 में 3 इज़ दी मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये ज़्यादा है, समझ लो मैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। द वैल्यू ऑफ I3 इज़ मच ग्रेटर दैन द I1 एंड I2। ये सबको पता है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स घटाते जाओगे, रिमूव करते जाओगे, उतना उसका सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी उतना बढ़ेगा। तो मैग्नीशियम का मैंने 3 बार आयोनाइजेशन एनर्जी निकाला, IE1, IE2, IE3। IE1 में 737.7 किलो जूल पर मोली डालना पड़ा, मगर IE2 में ज़्यादा डालना पड़ा 1450.7। I3 में और डबल डालना पड़ेगा 7732.8 किलो जूल पर मोल। तो IE1 और IE2 में क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है 3s ऑर्बिटल में से निकल जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालूँ तो 3s ऑर्बिटल में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। IE3 की जब बात करती हूँ तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, वो भी p ऑर्बिटल का। p ऑर्बिटल का 2 होगा तो फिर एक तो क्वांटम नंबर इसका घट गया, दूसरी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। तो hence with the decrease in the value of principal quantum number ionization energy increases। तो अब क्लियर हो गया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, मैंने ये मेरा ऑर्बिटल है, 3s2 में से मैंने आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 डाल दिया, तो ये 3s2 में से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 2p पर जब आए तो एज पर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी घट गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
सो अगर मैं उसी तरीके से एग्जांपल लेती हूँ IE3 वैल्यू ऑफ BE एटम, अगर बेरियम का एटम का मैं IE3 वैल्यू निकालती हूँ तो वो हमेशा ज़्यादा होता है B एटम से। कैसे? अगर वैल्यू की तरह देखा जाए तो IE3 फॉर BE दैट इज़ 14,848.7 kg पर मोल है, और बोरोन का आयोनाइजेशन एनर्जी IE3 फॉर्म में निकालती हूँ तो 3,659.8 किलो जूल पर मोल है। तो वो कैसे हुआ इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ बेरियम एटम is the energy required to remove an electron from 1s orbital, lower value of n is equal to 1, while IE3 boron atom is the energy required to remove the electron from the 2s orbital, which has the higher value of n is equal to 2, with the value of n of the orbital from which electron is to be removed, the value of IE3 is decreased and IE3 is boron is much lower than the barium atom। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये वाला सवाल, ये जो पूरा एरिया है ना ये पूछ सकते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ कि बेरियम एटम में 1s2 2s2 है, बोरोन एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूँ तो 1s2 2s2 2p1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी निकल गया है तो IE3 फॉर्म में है, तो मेरा लास्ट वाला जो IE3 जब मैं लगाती हूँ बेरियम एटम में तो 1s पे होगा। तब 1s में का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो पहले से बहुत कम है, न्यूक्लियस के पास वाला शेल है तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी मुझे डबल लगाना पड़ेगा तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर बोरोन की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि 2p में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल जाएगा, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन, IE3 फॉर्म 2s में आता है। तो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ गया आपको आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो इन शॉर्ट तो क्या होता है कि बोरोन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होने की वजह से ज़्यादा होने की वजह से बोरोन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, मगर बेरियम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने की वजह से 1s2 पर IE3 आने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि बेरियम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर घट जाती है ना, 1s2 पर आ जाती है IE3 फॉर्म में। And that's why IE3 for boron atom is much lower than the IE3 of barium atom. Principal तो इन शॉर्ट इतना दिमाग में रखो, क्वांटम नंबर बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, क्वांटम नंबर घटेगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। चौथा आता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है कि आपका वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, अगर कोई न्यूक्लियस में कोई एटम लेती हूँ उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे एटम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो ज़्यादातर अट्रैक्ट किया जाएगा न्यूक्लियस के साथ, और कुछ एटम जो अंदर के शेल वाले जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहरी दो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मोड पे ले जाएगा। The combined effect of this attractive and repulsion for acting as the valence shell electron in the valence shell electron suffers less attraction to the nucleus। क्या होता है कि आप बाहरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज़्यादातर क्या करेंगे, अपने आप को अट्रैक्शन मोड पे लेके आएंगे न्यूक्लियस की तरफ, मगर उसके पहले वाले एकदम लास्ट वाले शेल से पहले वाले जो शेल होंगे वो क्या होता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है तो बाहरी कक्षा को दूर भेजते हैं, वो दूर भेजने की वजह से वहाँ पे एक अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स क्रिएट होता है। जब अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जब क्रिएट होता है वहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली घट जाता है। दिस suffering of less attraction from the nucleus, this is known as the screening effect। जो घट जाता है उस एनर्जी जो अट्रैक्शन फोर्स घट जाता है उस इफेक्ट को मैं कहूँगी स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। ज़्यादातर शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो अंदर इनर शेल की वजह से, मतलब बाहरी अंदरी वाली शेल की वजह से वहाँ पे जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो मिक्सर बन जाता है और जिसकी वजह से न्यूक्लियस के बीच का जो और आउटर शेल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो घट जाता है,
उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं. तो ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड आयनाइजेशन एनर्जी. ये जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा. मतलब जितना वो रिपल्शन और अट्रैक्शन का जो फोर्स है इनर शेल की वजह से जो इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तब क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाता है. तो इन शॉर्ट क्या हुआ, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी घट गया. अब पांचवा क्या है कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड. ज़्यादातर ऑर्बिटर की जो एनर्जी होते हैं उसके हिसाब से भी इलेक्ट्रॉन को भी किस तरीके से निकालते उसके बारे में है. तो द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो एस पी डी एफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास. टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं. अगर मैं इसकी एनर्जी ऑर्डर निकालूं तो एस जो होता है उसके अंदर कम एनर्जी होता है, पी का सबसे ज़्यादा होता है, डी का सबसे ज़्यादा होता है और एफ का ज़्यादा. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर डाला जाता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. दिस ऑर्डर शोज दैट रिलेटिव ईज विद द इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन दिस ऑर्बिटर कैन बी रिमूव्ड विल बी एस एन एस एन पी एन डी और एन एफ. This order clearly indicate the to remove the same from the s orbital belonging to the same shell will be most difficult. That is, the amount of energy required to remove from the f orbital is minimum, while the that required to remove an electron from the s orbital is maximum. So the ionization energy of sp or f orbital order is ns is greater than, np is greater than, and d is greater than nf. ये क्या बोले समझ में नहीं आया होगा ना. तो इन में से सिंपल भाषा में बताते हूँ. ये कहना क्या चाहते हैं कि अगर मैं एस पी डी एफ ऑर्बिटल को एनर्जी ढूंढने जाऊँ तो जितना ज़्यादा जिस ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन्स भर सकती हूँ उसका अच्छा एनर्जी होता है. जैसे कि एस ऑर्बिटर में 2 ही भर सकती हूँ, पी ऑर्बिटर में 6, डी ऑर्बिटर में 10 भर सकती हूँ और एफ ऑर्बिटर में मैं 14 भर सकती हूँ इलेक्ट्रॉन्स. तो 14 वाला इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल होते हैं उसकी एनर्जी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होती है. तो एस से लेके एफ तक वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाता है. अगर मैं ऑर्बिटल की एनर्जी की बात कर रही हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालने के बारे में कह रही हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो मैं आसानी से वो ऑर्बिटल चुनूंगी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा. तो उसमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता. जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको 1-2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. तो एफ ऑर्बिटल में से आसानी से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में उससे कम आसानी से निकलता है, फिर पी. मगर सबसे ज़्यादा मुश्किल है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में एस ऑर्बिटल में से. सो दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है अगर आयनाइजेशन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑर्बिटल में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एस ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आई लगता है, फिर बाद में एन पी, फिर बाद में एन डी, फिर बाद में एन एफ. दिस इज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटर फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव. इलेक्ट्रॉन निकालने के हिसाब से अगर मैं ऑर्बिटर की एनर्जी पता लगाऊं तो ns का सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है कंपेयर टू np, कंपेयर टू nd, कंपेयर टू nf. ये क्लियर हो गया किस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती हूँ. अब छठा है दैट इज हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटर. हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटर के हिसाब से आपको हुन्स रूल तो पता ही है. व्हाट इज हुन्स रूल? एन एटम इज हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड आर मोर स्टेबल. अगर मैं एक डी और पी ऑर्बिटर की बात करती हूँ
तो उसमें 3 ऑर्बिटल है, px, py और pz। उसमें मैं एक एक इलेक्ट्रॉन भरूँ तभी भी मैं उस एटम को स्टेबल करूँगी, या फिर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भरूँ तभी भी मैं उस एटम को स्टेबल करूँगी। तो दिस इज कॉल्ड, अगर मैं p ऑर्बिटल के 3 शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरती हूँ तो दैट इज कॉल्ड हाफ फील्ड विच इज स्टेबल। अगर मैं 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भरती हूँ दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली फील्ड विच इज मोर स्टेबल। तो ये समझ में आ गया कि हाफ फील्ड क्या है, कंप्लीटली फील्ड क्या है। अब बात करती हूँ, अगर कोई भी एटम स्टेबल हो, हाफ फील्ड हो और कंप्लीटली फील्ड हो, तब उसके अंदर और एनर्जी लगती है उस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने में। तो क्लियर हो गया। So this means that ionization energy of an atom having half filled orbital or completely filled orbital is higher than the expector। अगर मैं कोई एटम लेती हूँ जिसके अंदर ऑलरेडी हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है और उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी डालती हूँ तो उसमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लग जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से वो एटम स्टेबल होता है, और स्टेबल एटम में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी मांगता है। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि अगर मैं एक ग्रुप के 3 एलिमेंट्स लेती हूँ NPAS, तो उसमें क्या होता है कि NS2 NP3 होता है उसका, जो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेती हूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो NS2 NP3 होता है, हैविंग ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू द 6th A ग्रुप दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर एंड सिलीनियम NS2 NP4 लाइंग इन दी सेम पीरियड। अगर मैं नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप होता है उसका जनरल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP3, तो NP3 क्या हुआ, p ऑर्बिटल में आपके पास 3 ही शेल है, px py pz, और px py pz में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से भर दिया, दैट इज ए हाफ फील्ड हो गया वो। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, आपका जो नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है वो क्या हुआ, स्टेबल ग्रुप बन गया। अगर मैं ऑक्सीजन वाला ग्रुप में लेती हूँ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP4। NP4 जैसे ही होता है तो उसके अंदर अनस्टेबिलिटी होता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही शेल में भर दिया, एक और इलेक्ट्रॉन आपने px में डाल दिया, तो क्या होता है कि उसके अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट होता है। दैट अनस्टेबिलिटी क्रिएट होने की वजह से अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करूं तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगता है कंपेयर टू दी ऑक्सीजन। तो ये बात क्लियर हो गई। हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जब भी ऑर्बिटल आई है तो समझो आयनाइजेशन उसका ज़्यादा है। Noble gas has the highest ionization energy value in their respective periods, since noble gas element have a stable octet of electron NS2 NP6 in their valence shell। अब completely filled और हाफ फील्ड की तो बात मैंने कर दी यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेकर। अगर नोबल गैस के एग्जाम्पल लूँ, जो आपका 18 ग्रुप है वो ग्रुप का एग्जाम्पल हो, तो सारे के सारे कंप्लीटली फील्ड है, उसमें अनस्टेबिलिटी की तो बात ही नहीं करनी, वो सारे के सारे स्टेबल है। तो स्टेबल वाले जो नोबल गैस एलिमेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगती है, क्योंकि एक कंप्लीट फील्ड और एटम में से मुझे निकालना हो इलेक्ट्रॉन तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, एंड दैट्स वाई इट रिक्वायर्स हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पीरियड्स। तो ये सिंपल बात हुई, ये आपको आइडिया आ गया। अगर मैं कंपेयर करूँ हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड शेल की, तो नाइट्रोजन के अंदर 1s2 2s2 2p3 है, दैट इज कॉल्ड हाफ फील्ड शेल। तो उसके आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है 1402.3 किलो जूल पर मोल। उसी तरीके से नियॉन का भी है 1s2 2s2 2p6 विच इज ए कम्प्लीटली फील्ड शेल, वो कम्प्लीटली फील्ड है जिसका एनर्जी है 2080.3 किलो जूल पर मोल। क्लियर। तो ये बात है कि कम्प्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड के कंपेयर में हाफ फील्ड की एनर्जी थोड़े कम होता है कम्प्लीटली फील्ड में से, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि कम्प्लीटली फील्ड शेल अगर मैं ले रही हूँ तो उसके अंदर सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। अगर मैं हाफ फील्ड और अनस्टेबल एटम लेती हूँ, मतलब स्टेबल और अनस्टेबल एटम लेती हूँ, और स्टेबल एटम में मेरा हाफ फील्ड शेल है, तब मैं अनस्टेबल के साथ जैसे कंपेयर करती हूँ तो स्टेबल एटम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है कंपेयर टू द अनस्टेबल एटम। क्लियर हो गया।
अब बात आती है वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशंस आते हैं अगर मेन ग्रुप एलिमेंट की मैं बात करती हूँ। तो वेरिएशन इन द पीरियड के अंदर वेरिएशन कैसे आएगा? ऑन गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय +1 एट ईच नेक्स्ट एलिमेंट। जैसे ही मैं पीरियड में लेफ्ट से लेके राइट जाऊंगी तो उसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो 1 बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं पीरियड में जाती हूँ बेरियम से लेके बोरोन तक, तो बेरियम में क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन +2 होता है। बोरोन तक जाते जाते उसका एक और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, 3 पे चला जाता है, फिर 4 होता है। बेरियम का +4 एटॉमिक नंबर 4 होता है, बोरोन 5 होता है, कार्बन 6 होता है। तो क्या क्या हुआ? एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया, एक न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया। तो क्लियर हो गया, लेफ्ट से राइट जाऊंगी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एक न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा। द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। On going from the left to right, ionization increases the successive increase in the magnitude of the nuclear charge। जैसे मैंने पहले कहा, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर मैं एग्जांपल पे तौर पर अगर सेकेंड पीरियड लेती हूँ, उसमें completely filled 2s ऑर्बिटल है, दैट इज बेरियम एटम 2s2 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो मोर स्टेबल देन 2s2 or 2p1 configuration. The next element is boron atom 2s1 and 2p1 and half filled 2p orbital, and atom is 2s2 2p3 is more stable than 2s2 2p4 configuration of next element oxygen 2s2 2p4. Both these element barium and nitrogen has greater value of IE than the boron and oxygen atom respectively. समझ में नहीं आया होगा ना? अभी मैं क्लियर करती हूँ। सेकेंड पीरियड का मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी लिया, तब क्या होता है कि बेरियम जो एटम होता है उसका 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2s2 2p1, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज 4 होता है, एटॉमिक नंबर 4 है उसका, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2। ठीक है, अगर मैं इसको 2s2 होने के साथ से ये कम्प्लीटली फिल हो जाता है, कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, तब क्या होगा कि इसका अगर कंपेयर करूँ मोर स्टेबल देन 2s2 2p1 configuration of the next element which is 2s2 2p1। कंफ्यूज हो गए होंगे ना? अभी क्लियर करती हूँ। बेरिलियम एटम जो होता है, बेरिलियम एटम का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 2s2 प्लस 1s2 प्लस 2s2 विच इज कॉल्ड ए +4 है। तो मैं आउटर वैलेंस शेल निकालती हूँ, तो आउटर वैलेंस शेल क्या होता है? 2s2, जो ज़्यादा स्टेबल है 2s2 2p1 से। 2s2 2p1 क्या है? बोरोन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2s2 2p1 के कंपेयर में बेरिलियम एटम का अगर मैं आयनाइजेशन वैल्यू लेती हूँ तो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर बोरोन एटम के कंपेयर में नाइट्रोजन एटम लेती हूँ तो बोरोन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? 5, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो 7 होते तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन के पीछे अगर मैं देखूँ तो 2p3 लगा है विच इज़ अ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। किसके मुताबिक? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे कंपैरिजन किसके किसके साथ किया है? एक बेरिलियम बोरोन के साथ। बेरिलियम बोरोन के साथ जब कंपैरिजन किया तो बेरिलियम का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है बोरोन से। अगर मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करती हूँ तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है
होना चाहिए होगा, क्योंकि वो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने की वजह से वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, और स्टेबल होगा तब जाके उसके आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा है। अगर मैं कंपेयर करती हूँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p4। अगर मैं उसका आयनाइजेशन एनर्जी निकालती हूँ तब क्या होता है कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि आपका सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है, बेरिलियम और नाइट्रोजन के कंपेयर में बोरोन और ऑक्सीजन के। तो अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूँ सेकेंड पीरियड का, तो लिथियम का सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, फिर बाद में आता है बोरोन, बेरिलियम नहीं आएगा, उसके बाद आता है बोरोन के कंपेयर में बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम में क्या होता है कि 2s2 आ जाता है विच इज अ कंप्लीटली फिल्ड 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड होने की वजह से बेरिलियम स्टेबल होता है, स्टेबल होने की वजह से उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। सो लिथियम के बाद बोरोन के बाद बेरिलियम के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन हाफ फील्ड होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन के बाद नियॉन सबसे ज़्यादा एनर्जी क्यों है, क्योंकि वो कम्प्लीटली फील्ड होने की वजह से उसकी सबसे ज़्यादातर आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करती हूँ तो बात आती है सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और मैग्नीज। क्या होता है मैग्नीज में भी सेम प्रॉब्लम होता है कि वो कम्प्लीटली हाफ फील्ड होने की वजह से एल्यूमिनियम के कंपेयर में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। फिर बाद में आता है सिलिकॉन के बाद आता है सल्फर के पहले फॉस्फोरस आना चाहिए, मगर नाइट्रोजन ग्रुप की वजह से, नाइट्रोजन ग्रुप में क्या होता है कि हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड की वजह से वो और ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लेगा, एंड दैट्स वाई सल्फर हैज़ लेस आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू फॉस्फोरस देन क्लोरीन एंड आर्गन। यहाँ पे सिर्फ आपको दो ही अगर मेन ग्रुप एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आपको दो ही पीरियड का ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है बेरिलियम वाले ग्रुप का, और दूसरा ध्यान रखना है नाइट्रोजन वाले ग्रुप का, क्योंकि बोरोन वाले ग्रुप से बेरिलियम वाले ग्रुप सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, और नाइट्रोजन वाले ग्रुप ऑक्सीजन वाले ग्रुप से सबसे ज़्यादा एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी यूज़ करते हैं। तो ये दो ग्रुप के बारे में याद रखना जब आप वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी मेन ग्रुप की बात करते हो। अगर एल्कलीन मेटल्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादातर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होती है। नोबल गैस का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। नोबल गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई करता है, और दूसरी बात दे आर मोस्ट स्टेबल ऑक्टेट एलिमेंट्स, एंड दैट्स व्हाई इट रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर हो गया ये बात, वेरिएशन इन पीरियड। अब बात आती है वेरिएशन इन ग्रुप। डिसेंडिंग ऑर्डर में आयोनाइजेशन एलिमेंट्स को मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं ग्रुप में आगे जाती हूँ, एटम का साइज और न्यूक्लियर चार्ज का साइज बढ़ेगा। जैसे जैसे ग्रुप में जाती हूँ तो एटम का साइज और न्यूक्लियर चार्ज का साइज दोनों साथ में बढ़ेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। अगर साइज की बात करती हूँ, अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करती हूँ तो न्यूक्लियर चार्ज का अगर मैं बढ़ा दूँ तो उसी के साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या होगा, साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा ग्रुप के अंदर। एक्चुअली ऐसा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हो तो एटम का साइज और न्यूक्लियर चार्ज का साइज बढ़ेगा। तो अगर मैं साइज ऑफ एटम की बात करती हूँ तो जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ओवरऑल वैल्यू निकालूंगी तो वो घटेगा। मगर मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात जब करती हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका अगर एवरेज वैल्यू निकालती हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी का तो वो बढ़ेगा। मगर मैं दोनों कंपेयर करके जब बोलती हूँ तो इसका मतलब है कि भले वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़े, मगर
साइज की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। तो इन शॉर्ट क्या होता है, इंक्रीज इन दी साइज एटम का साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज का भी बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, क्योंकि यहाँ पर साइज ऑफ द एटम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? दूसरे में क्या होता है, एज वी मूव डाउन ए ग्रुप, नीचे जा रहे हो तो इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मैंने गए लेक्चर में बताया था इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात की, तो वो जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ेगा। जैसे वो बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो वो भी बढ़ेगा। जैसे वो बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो इन शॉर्ट, अगर दो पॉइंट से देखा जाए, अगर साइंस की वजह से या न्यूक्लियर चार्ज की वजह से या फिर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से देखा जाए, तो जैसे जैसे ये तीनों चीज बढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो ये था आपका ग्रुप वेरिएशन ऑफ द ग्रुप। अगर मैं ग्रुप की बात करती तो इस तरीके से ये डिक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी में। अब मैं बात करती हूँ हर एक ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रोल है। तो फर्स्ट अभी तक हमने मेन ग्रुप की बात की थी, मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर क्या वेरिएशंस होते थे। अब हम हर एक पर्टिकुलर ग्रुप का निकाल के देखेंगे। तो फर्स्ट ए ग्रुप में को क्या कहेंगे, एल्कलीन मेटल, सबसे ज़्यादा रेडियस होता है, अगर रेडियस बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। और अगर मैं डाउन जाती हूँ ग्रुप के, अगर पीरियड के हिसाब से जाती हूँ तो रेडियस बढ़ जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी घट जाता है। अगर मैं ग्रुप के हिसाब से जाती हूँ एल्कली मेटल, लिथियम से लेके सीजियम तक, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी घटेगी। तो ड्यू टू द लोअर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल्स, दिस मेटल कैन easily lose their NS1 electron and thus form M plus ion quietly easy, and M plus ion has stable noble gas configuration NS2 or NS2 in the valence shell. The energy required to pull out an electron from the M plus ion to convert this ion into M plus 2 is very high, and thus under ordinary condition M plus ion is not converted into M plus 2 ion. तो इन शॉर्ट क्या होता है कि ग्रुप 1A में अगर पीरियड की वाइज देखा जाए तो रेडियस बढ़ता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। अगर ग्रुप के हिसाब से देखो तो लिथियम से लेके सीजियम तक नीचे जाते जाते उसकी आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो अगर मैं पर्टिकुलर एल्कलीन मेटल की बात करती हूँ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर आराम से M प्लस आयन बना सकती हूँ। मगर M प्लस 2 आयन की बात जब करती हूँ, पहले मैंने M प्लस आयन बना दिया, M प्लस आयन जब बना दूंगी तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह बन जाता है। तब क्या होता है कि उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। इसकी वजह से एल्कलीन मेटल्स में ज़्यादातर M प्लस आयन के फॉर्म में ज़्यादातर आपको मेटल्स कन्वर्ट हो सकते हैं। M प्लस 2 में रेयर केस में होता है, वो ज़्यादातर कन्वर्ट होने में, ऑर्डिनरी कंडीशन में वो कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी डालना पड़ता है, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह सिमिलर हो जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा देखते हैं कि एल्कलीन मेटल में जब M प्लस आयन, दिस मेटल फॉर्म्स आयनिक, जब M प्लस आयन की बात करते हैं तो वो मेटल क्या बन जाता है, आयनिक कंपाउंड्स में बन जाता है, और जिसकी वजह से अगर मैं पहला आयनाइजेशन एनर्जी निकालती हूँ बेरियम से लेके रेडियम तक, तो उसका 899, 737, 589, सो 509 तक चला जाता है। मगर मैं दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी निकालती हूँ तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है 1000 से लेके 1757, 1450 से लेके 979 तक एनर्जी लगता है। तो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल आर लो। अगर मैं सेकेंड ए ग्रुप की बात करती हूँ, एल्कलीन मेटल में सिर्फ मैं M प्लस आयन बना सकती हूँ, M प्लस 2
2 आयन नहीं बना सकती। अगर मैं दूसरा ग्रुप निकालती हूँ बेरिलियम से लेके रेडियम तक, तो उसका फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी में देखूँ तो डिक्रीजिंग होता है एज पर द पीरियड भी और एज पर द ग्रुप भी। तो आयनाइजेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि उसमें से आसानी से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकती हूँ, उसे M+ आयन के फॉर्म में ला सकती हूँ। दिस मेटल प्रिफर टू फॉर्म M+2 एंड नॉट M+। ज़्यादातर ये मेटल है ना M+2 फॉर्म में ज़्यादातर बन जाते हैं, ना कि M+ आयन। ज़्यादातर M+ आयन में बन ज़रूर जाते हैं, मगर वो जल्द से जल्द कन्वर्ट हो जाते हैं M+2 आयन में। This abnormal behavior of metals can be explained by studying the energy change involved in the conversion of CaCl to CaCl2। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़्यादातर एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर वो स्टेबल हो जाना चाहिए, मगर एल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसा ग्रुप था जिसमें से मैं एक मेटल निकालने से वो खुश नहीं हो रहा था। वो कह रहा है कि मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दे, तब मैं जाके खुश होगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में स्टडी किया गया है। अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl को मैं कन्वर्ट करती हूँ CaCl2 में, प्लस Ca एक निकल जाता है। तो अगर मैं ऐसे कन्वर्ट कर रही हूँ तो इसका एनर्जी कन्वर्शन की टाइम पे जो हीट होता है तो -160 प्लस S किलो जूल पर मोल। S का मतलब है सब्लिमेशन। कैल्शियम को मैं सब्लिमेशन करवा रही हूँ, तो -160 एनर्जी किलो जूल प्लस सब्लिमेशन एनर्जी को मिलाकर मैं देखती हूँ, तो वो पूरा का पूरा एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव क्वांटिटी में चला जाता है। तो जिसकी वजह से जो CaCl होता है 2 मोल्स ऑफ CaCl वो अचानक से कन्वर्ट हो जाता है CaCl2 में, जिसकी वजह से Ca जो होता है वो ज़्यादातर प्रिफर करता है Ca+2 के फॉर्म में, ना कि Ca+ आयन के फॉर्म में। द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ CaCl2 ओवर Ca इज ऑल्सो कन्फर्म बाय द फैक्ट दैट लैटिस एनर्जी ऑफ CaCl2 इज ग्रेटर दैन द Ca। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर CaCl का मैंने कन्वर्शन किया CaCl2 में, तो वो Ca+ आयन ना बनकर Ca+2 आयन बना। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखा जाए लैटिस एनर्जी की, मतलब उसका जो अगर मैं उसकी बॉन्डिंग की एनर्जी निकालती हूँ तो अब क्या होता है कि CaCl2 का जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है CaCl से, और जिसकी वजह से ये ग्रुप ज़्यादातर M+ में नहीं M+2 में ज़्यादातर प्रेफर होता है, क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी की वजह से। द मेटल ऑफ दिस ग्रुप नेवर फॉर्म, ये कभी भी M+3 कैटायन फॉर्म में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी डालना पड़ता है, और वो जैसे ही डाल दे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डालने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जैसे ही वो +2 फॉर्म में आ जाता है वो हाईली स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने की वजह से उसके अंदर में से निकालना मुश्किल हो जाता है। Since the second ionization energy of beryllium is the highest, सबसे ज़्यादा ionization energy अगर सेकेंड A ग्रुप में कहूँ तो बेरिलियम का है, क्योंकि 1571 किलो जूल पर मोल यूज किया जाता है। इट डज नॉट लूज द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NS ऑर्बिटल रेडिली टू फॉर्म Ba+2 अकॉर्डिंग टू बेरिलियम डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड रेडिली, rather it compounds with O2, Cl2, N2, sulfur etc. and more covalent in nature corresponding to magnesium, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम। यहाँ पे खासियत क्या है बेरिलियम की कि सब जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो +2 के फॉर्म में जैसे ही आ जाता है तब वो आयनिक कंपाउंड बन जाता है, मगर बेरिलियम के केस में वो कभी भी आयनिक कंपाउंड बनता ही नहीं है। वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ या क्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन या सल्फर के साथ ये कंपाउंड बनेगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो सबके सब कोवैलेंट नेचर के होते हैं, ना कि आयोनिक नेचर की वजह से। अगर मैं कंपेयर करूं मैग्नीशियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम के साथ। अब बात करती हूँ
एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप की। थर्ड ए में क्या होता है कि बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलिनियम, इंडिनियम और टेलीरियम होता है। इन सब के आयनाइजेशन एनर्जी में निकालती हूँ तो बेरिलियम सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन, सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी देता है, सिंस उसकी एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से और उसकी शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय द इंटरवीनिंग वननेस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालती हूँ 1s2 2s2 2p1, तो उसके बीच का जो 1s2 का जो इंटरवीनिंग न्यूक्लियर चार्ज है वो शील्डिंग इफेक्ट दे देता है, और शील्डिंग इफेक्ट कम देने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। एंड द शार्प डिक्रीज फ्रॉम द बोरोन से वो अचानक से बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी देता है, क्योंकि उसकी इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस का इंक्रीज, और दूसरा रीज़न ये है कि शील्डिंग न्यूक्लियर चार्ज ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एल्यूमिनियम में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो जो 2s2 2p2 है, जो बीच का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादातर शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, और शील्डिंग इफेक्ट की बढ़ने की वजह से इसके अंदर की जो आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। गैलिनियम के केस में भी यही होता है कि 3d का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी इनर शेयर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसकी वजह से उसका भी क्या कहते हैं शील्ड एनर्जी जो है वो कम इफेक्ट करता है p और s इलेक्ट्रॉन्स पे। सो द आउटर इलेक्ट्रॉन फेयरली स्ट्रॉन्ग बाय द न्यूक्लियस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम एज द गैलिनियम। मतलब अगर मैं थर्ड ए ग्रुप की बात करूं बोरोन से लेके टेलीरियम तक, तो बोरोन का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि उसका रेडियस कम है और शील्डिंग इफेक्ट उसका कम होने की वजह से उसके ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर मैं बोरोन से लेके एल्यूमिनियम तक की देखा जाए तो एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से बाकी सब का एनर्जी घट जाता है, मगर यहाँ पे नोटिस किया जाए तो एल्यूमिनियम और गैलिनियम का लगभग एक जैसा आयनाइजेशन एनर्जी है, एक 577 है तो 578 है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो NS2 और NP2 की वजह से यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होता है और एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। उसी तरीके से गैलिनियम का मैं देखूँ तो थर्ड शेल का जो होता है 3d10 थर्ड शेल का जो d ऑर्बिटल है उसमें से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे कम इफेक्ट करता है, वो कम शील्ड करता है S और P इलेक्ट्रॉन्स को, और S और P इलेक्ट्रॉन्स को कम शील्ड करने की वजह से जो 4p इलेक्ट्रॉन्स है गैलिनियम का, द 4th p इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सबसे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील करता है एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग फील करने की वजह से उसका आयनाइजेशन एनर्जी गैलिनियम का लगभग एल्यूमिनियम के साथ सेम हो जाता है। और इसकी वजह इन द केस ऑफ इंडिनियम, सिंस द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स 4d that is 2 8 18 4s2 4p6 3 4d10 and 5s2 5p1 is the same as in the 3d orbital of gallium, and their screening effect also remain the same. However, since the size increases as we move from gallium to indium, the ionization value decreases from gallium to indium. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थर्ड ए की बात करती हूँ तो लगभग गैलिनियम और एल्यूमिनियम का साइज तो एनर्जी सेम हो जाता है। उसी तरीके से इंडिनियम में क्या होता है कि 4d इलेक्ट्रॉन्स होता है जो 3d ऑर्बिटल ऑफ गैलिनियम के साथ मैच करता है, और 4d और 3d इलेक्ट्रॉन्स का मैच होने की वजह से यहाँ पर भी स्क्रीनिंग इफेक्ट लगभग सेम हो जाती है। और इसकी वजह से सिंस द साइज इंक्रीज हो जाता है गैलिनियम से लेके इंडिनियम, सो गैलिनियम से लेके इंडिनियम तक का आयनाइजेशन एनर्जी घट जाता है। और लास्ट एलिमेंट 14 4f इलेक्ट्रॉन, दैट इज टेलीरियम के अंदर जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंस द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन d, f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट अगर मैं d के साथ कंपेयर करूँ तो सबसे कम होता है। कम होने की वजह से और ज़्यादा एटॉमिक साइज होने की वजह से यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम होता है कि आप
इंडिनियम से टेलिडियम में उसका आयनाइजेशन एनर्जी घट जाता है। तो इन शॉर्ट शील्डिंग इफेक्ट और यहाँ पर साइज की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो although the nuclear charge of elements is larger and their size is smaller than that of the elements of second A, the first ionization energy are lower than those of the second A group. Due to this fact, the p electrons of third A are less penetrating and more shielded the s orbital. That's why p electrons are at the greater distance from the nucleus of s orbital and held less tightly with the nucleus. They can removed more easily than s orbital. अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात करती हूँ तो न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा और साइज कम हो, जैसे कि सेकेंड ए ग्रुप में, तो उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। और जिसकी वजह से पी इलेक्ट्रॉन अगर मैं पी इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ तो थर्ड ए ग्रुप में क्या होता है कि आपका पी इलेक्ट्रॉन लेस पेनिट्रेटिंग और सबसे ज़्यादा शील्ड करता है एस इलेक्ट्रॉन को, और एस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने की वजह से पी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में रखता है और एस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा टाइटली उसका कम डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के साथ। तो जिसकी वजह से दे कैन रिमूव मोर इजीली देन दी एस ऑर्बिटल, जिसकी वजह से पी में से ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कंपेयर टू एस इलेक्ट्रॉन। तो इस ग्रुप के अंदर अगर मैं आयनाइजेशन 1, 2 और 3 निकालती हूँ तो बोरोन का सबसे ज़्यादा होता है, बोरोन +3 आयन तक बन सकता है क्योंकि उसका सबसे कम साइज होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शील्डेड नहीं होते ज़्यादा और न्यूक्लियर चार्ज के, और ना कि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से भी, ना कि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी I3 का लूँ, एल्यूमिनियम, गैलिनियम और इंडिनियम का, तब क्या होता है कि उसका आयनाइजेशन एनर्जी रिपीटेडली हायर टेंडेंसी, ज़्यादातर एल्यूमिनियम, गैलिनियम, इंडिनियम सबसे ज़्यादा M+3 आयन्स में सूटेबल कंडीशंस में ज़्यादातर मिल जाते हैं क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होता है और ये हमेशा Al+3, गैलिनियम +3 और इंडिनियम +3 के फॉर्म में ही मिलता है। Let's we talk about the elements of the group of fourth A. Fourth A group का मतलब है that is a carbon group in which carbon, silicon, germanium and stannous या फिर टिन कह सकती हूँ इस ग्रुप के अंदर। इसके अंदर की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। कार्बन से लेके टिन तक में जाऊंगी तो वो डिक्रीज होगा, मगर जब लेड के पास पहुंचती हूँ तब क्या होता है कि वो इंक्रीज होता है, थोड़े मार्जिनल इंक्रीज होता है। तो लेड में ऐसे क्या खासियत है कि वहाँ पर आयनाइजेशन इंक्रीज होता है, तो वो देखते हैं। उसमें 2 पॉइंट है कि लेड के अंदर 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 14 4f इलेक्ट्रॉन इनर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एज पर हमें पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स NS से लेके NF तक जाती हूँ तब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग एनर्जी होता है, बीच वाला जो F इलेक्ट्रॉन्स का, जो 4F इलेक्ट्रॉन्स जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी शील्डिंग इफेक्ट घट जाती है। अगर मैं ऑर्बिटल के हिसाब से जाऊँ तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट घट जाने की वजह से उसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है देयर इज़ ओनली ए मार्जिनल इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस एज वी मूव फ्रॉम स्टेनस टू लेड। अगर लेड और स्टेनस का मैं एटॉमिक रेडियस निकालती हूँ तो स्टेनस से लेके लेड के अंदर एक एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, एंड दैट्स वाई उसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो फोर्थ ए की खासियत क्या है कि कार्बन से लेके स्टेनस तक डिक्रीज हो जाती है, मगर एक ही एक्सेप्शन केस है, वो है लेड, दैट इज पीबी में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर 4f इलेक्ट्रॉन होता है। 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स भरने की वजह से उसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी शील्डिंग इफेक्ट घट जाएगी। और अगर रेडियस की बात करूँ तो स्टेनस से लेके लेड तक जाऊंगी तो स्टेनस में जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द लेड, एंड दैट्स वाई
दैट्स वाई लेड में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। फिफ्थ एक ग्रुप की बात करती हूँ तो सिंपल है, जैसे नाइट्रोजन से लेके बिस्मिथ तक जाओगी उसके आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा एज वी मूव डाउन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन टू बिस्मिथ। द नेक्स्ट ग्रुप इज अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप सिक्स्थ ए में भी सेम थिंग हो रहा है कि आप आयोनाइजेशन घट रहा है, जैसे जैसे आप ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक जाएंगे उसके सेपरेट सेपरेट एनर्जी लेवल भी दिखाया गया है। तो दिस इज द वे हाउ द एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप the elements are moving down in the group, the ionization energy also decreases. Now we are talking about the halogen group, elements of the 7th A group. 7th A group का मतलब है halogen elements. The atoms of these elements have smallest radius in their respective period. Period के हिसाब से जाओ तो उसका smallest radius होता है, मगर उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि द हाई वैल्यू इंडिकेट्स दैट दीज एलिमेंट्स हैव लेस टेंडेंसी टू इंक्रीज लूज इलेक्ट्रॉन। इनकी जो ज़्यादा वैल्यूज हाई आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये बता सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल ही हो रही है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में लेस टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं जाएगा हेलोजन में से। अगर 18 ग्रुप दैट इज अ नोबल गैस ग्रुप, नोबल गैस ग्रुप में सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एक चीज़ है, पहली चीज़ दैट इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आयोनाइजेशन वैल्यू दिस वैल्यूज डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन दी वंडर वॉल्स रेडियस ऑफ द एटम ऑफ दिस एलिमेंट व्हेन मूविंग फ्रॉम हेलिनियम टू रेडियम। अगर हीलिनियम से लेके रेडियम तक में जाऊंगी तब इसकी जो वैल्यूज़ होती है, रेडियस की वैल्यू वो घट जाती है, क्योंकि यहाँ पर वेंडर वॉल्स रेडियस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। एटम का एक्चुअल एटॉमिक रेडियस जो होता है वो घट जाती है क्योंकि वेंडर वॉल्स की फोर्स की वजह से। सो that's why here we can say that noble gas has the highest ionization energy हेलोजन से भी कंपेयर में करूँ तो। अब मैं बात करती हूँ आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड पीरियड। अगर सेकेंड पीरियड की बात करती हूँ तो लिथियम से लेके सोडियम तक, लिथियम से लेके नियॉन तक अगर सेकेंड पीरियड के अंदर मैं देखूँ तो क्या होता है, लिथियम प्लस से लेके नियॉन प्लस तक मैं जाऊँगी, उसका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दैट मीन्स M+2 फॉर्म में जाऊंगी तो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट आयनाइजेशन पहले मैं निकालूंगी। सेकेंड आयनाइजेशन निकालने से पहले क्या करूंगी, सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स का पहला वाला आयनाइजेशन एनर्जी निकालूंगी। जब पहला वाला आयनाइजेशन निकालती हूँ तो लिथियम से लेके नियॉन तक जाऊँ तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। अगर मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ M+ से M+2 के फॉर्म में तो लिथियम का 7298 आता है, बेरिलियम प्लस का 1757, इस तरीके से B+, C+, N+, ऑक्सीजन प्लस एंड फ्लोरीन प्लस तब अप टू नियॉन प्लस का अलग अलग वैल्यूज होता है। मगर इसका एक्चुअल अगर एक्सपेरिमेंट लेवल में मैं देखूँ तो एक्चुअल वैल्यू क्या होता है कि बेरियम का सबसे कम एनर्जी होता है कंपेयर टू कार्बन, कंपेयर टू बोरोन, कंपेयर टू नाइट्रोजन, कंपेयर टू फ्लोरीन। इसका एक्चुअल ऑर्डर कैसे होता है कि बेरियम इज लेसर देन कार्बन, लेसर देन बोरोन, लेसर देन नाइट्रोजन, लेसर देन फ्लोरीन, लेसर देन ऑक्सीजन, लेसर देन नियॉन, लेसर देन लिथियम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो चीज़ है, कुछ फैक्टर्स जो एप्लीकेबल है। पहला फैक्टर है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर मैं कहूँ तो स्टेबल हाफ फील्ड वाला लॉ अप्लाई होता है। लिथियम की बात मैं करूँ तो उसका न्यूक्लियर चार्ज वाला लॉ लगता है। तो अलग अलग जो फैक्टर्स लगते हैं उसकी वजह से भी इसकी जो एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए वो ना होकर एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर अलग होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक्चुअल ऑर्डर में क्या होता है, लिथियम सबसे कम एनर्जी होता है, मगर एक्सपेरिमेंटल वे में मैं देखूँ तो लिथियम का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है। अब इसे मैं
इसे अच्छे से एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा कि मैं लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेती हूँ, दैट इज़ 1s2, बेरिलियम प्लस का 2s1, बोरोन प्लस का 2s2, सी प्लस का 2s2 2p1, नाइट्रोजन प्लस दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव 2s2 2p2, ऑक्सीजन। इस तरीके से मैं नियॉन तक का सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया प्लस फॉर्म में। सिंस द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर द फर्स्ट ऑर्बिटल, लिथियम प्लस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, इसकी वजह से उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से लिथियम का सबसे ज़्यादा एनर्जी आया। दूसरी बात यह है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द कम्प्लीटली फिल्ड 2s ऑर्बिटल, कम्प्लीटली फिल्ड 2s ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पर बोरोन में कम्प्लीटली फिल्ड मतलब 2s2 आ गया, दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, जिसका नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, जिसका दैट्स वाई इट हैज़ ए मिनिमम एनर्जी। हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल में क्या होता है कि आपका O प्लस है, उसमें हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड होने की वजह से उसकी एनर्जी लेवल कम होती है बाकी दो नियॉन और लिथियम से कंपेयर में, ऑक्सीजन की एनर्जी कम हो जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं कार्बन और फ्लोरीन की बात करूँ तो उसकी सबसे ज़्यादातर हायर आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कहा गया है ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन से आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। Oxygen का half filled is 2s2 2p3, since these two ions have a higher IE than the next ion। मतलब ऑक्सीजन के कंपेयर में अगर नियॉन और लिथियम का ले तो ऑक्सीजन का सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी है, बल्कि नियॉन और लिथियम का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि ऑक्सीजन में हाफ फिल्ड होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। एंड नेमली कार्बन एंड फ्लोरीन आयंस रिस्पेक्टिवली, उसी तरीके से कार्बन और फ्लोरीन आयन में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें भी 2s2 2p1 एंड 2s2 2p4, और दिस वे द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वेल एक्सप्लेन्ड। मतलब अगर मैं एक्चुअल में ऑर्डर निकालूं और एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर निकालूं तो दोनों में, थियोरेटिकल ऑर्डर और एक्सपेरिमेंट ऑर्डर में, दोनों में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ होती है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना पड़ता है, दूसरा देखना पड़ता है कि वो हाफ फील्ड है फुल फील्ड है वो देखना पड़ता है, तीसरा देखना पड़ता है उसका एटॉमिक साइज कैसे है, उसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, उसका शील्डिंग इफेक्ट कितना है। ये सारे फैक्टर्स देखने की वजह से इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी को मैं ऑर्डर में सेट कर सकती हूँ। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इस तरीके से ढूंढा जाता है अगर सेकेंड पीरियड का। तो अगर मैं मेटल के अंदर का आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का बीच का डिफरेंस क्या है, तो मैं द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज दैट आयनाइजेशन मेटल इज कंसर्न्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैसेस मेटल आयन फ्रॉम द मेटल इन द सॉलिड स्टेट। ऑन द अदर हैंड द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड मेटल आयन फ्रॉम द मेटल एटम इन द सॉलिड स्टेट। जब मेटल की बात करते हैं तो मेटल हमेशा दो फॉर्म के पोटेंशियल में होता है, एक आयनाइजेशन पोटेंशियल में, एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल एटम को गैसियस मेटल आयन में कन्वर्ट कर रहे हो। जब आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप सॉलिड मेटल एटम में से हाइड्रेटेड मेटल आयन बना रहे हो। So this way the ionization potential and electron potential are quite different from each other, and what is the difference we discussed here. ओके आज के लिए बस इतना ही, बहुत लंबा लेक्चर है, ध्यान से आराम से सुनना, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है घट रहा है ऐसा बोलती बोलती ना बहुत कंफ्यूज हो रहा है, मैं खुद भी कंफ्यूज होती हूँ। तो पहले पैनिक मत होइए, पहले काम कीजिए कि आप आयनाइजेशन एनर्जी लिखिए, पहले उसके फैक्टर्स, जैसे जैसे लेक्चर आप सुनते जा रहे वैसे वैसे पॉइंट्स बनाते जाए, जैसे ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा वैसे आपका आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में एक कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। अब एक दो बार में रिपीट कर दो, आपका आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक रेडी हो जाएगा। दिस वे यू कैन प्रिपेयर द नोट्स एज वेल एज यू कैन स्टडी वेल। ओके आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा लंबा लेक्चर है इसलिए डरो मत, लेक्चर का टाइमिंग दे के वो एक्सप्लेन ज़्यादा करने की वजह से लेक्चर की टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द अदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। until keep learning and keep practicing. Okay, thank you.